बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो एंड वेलकम बैक टू द चैनल लिटरेचर कवरेज। आओ लिटरेचर पढ़ें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग टी.एस. इलियट की एक बहुत ही फेमस पोएम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नेम है द होलो मैन। टी.एस. इलियट के बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूँ। टी.एस. इलियट 20th सेंचुरी का एक बहुत ही फेमस पोइट था और इंग्लिश लैंग्वेज में मॉडर्निस्ट पोइट्री लिखने वाले मशहूर पोइट्स में टी.एस. इलियट भी एक बहुत मशहूर पोइट था। टी.एस. इलियट एक फेमस पोइट भी था, एसेइस्ट, पब्लिशर, प्ले राइट, लिटरेरी क्रिटिक और एडिटर भी था। 26 सितंबर 1888 में सेंट लुइस मिसूरी यूनाइटेड स्टेट्स में टी.एस. इलियट पैदा हुआ था और 4 जनवरी 1965 में लंदन इंग्लैंड में टी.एस. इलियट की डेथ हो गई थी। 1888 से 1927 तक टी.एस. इलियट अमेरिका का ही शहरी था और उसके बाद 1927 से लेकर 1965 तक यानी मरने तक टी.एस. इलियट फिर यूनाइटेड किंगडम का शहरी रहा। 1948 में टी.एस. इलियट को लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ भी मिला था। अब पोएम की तरफ चलते हैं। द होलो मैन पोएम टी.एस. इलियट ने 1925 में लिखी थी और यह पोएम इंग्लैंड में ही लिखी थी टी.एस. इलियट ने। इस पोएम की ओरिजिनल लैंग्वेज इंग्लिश है और इस पोएम को 1925 में ही पब्लिश किया गया था। ये पोएम फ्री वर्स में लिखी है टी.एस. इलियट ने, यानी कि इस पोएम की कोई प्रॉपर राइमिंग स्कीम नहीं है और इस पोएम को 5 सेक्शंस में 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। टोटल इस पोएम की 98 लाइन्स हैं और इस पोएम में टी.एस. इलियट ने बहुत ज़्यादा रेपिटेशन का यूज़ किया है, रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स। होलो मैन ग्रुप का एक आदमी इस पोएम का स्पीकर है। 201 वर्ल्ड वार के बाद ये पोएम लिखी गई थी। फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, तन्हा थे, लोनलीनेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन और फियर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था लोगों में। होलो मैन का मतलब है खोखले आदमी, यानी ऐसे आदमी जिनके अंदर कुछ है ही नहीं अब लाइफ में आगे बढ़ने की, मेहनत करने की और कोई काम करने की चाहत और ख्वाहिश लोगों में ख़त्म हो गई थी और बहुत सारे लोग कोई भी काम नहीं करते थे, बस वेले ही बैठे रहते थे, यानी खोखले हो गए थे बिल्कुल और लोगों में कोई फीलिंग्स ही नहीं रही थी। यानी वर्ल्ड वार 1 के इतने बुरे इफ़ेक्ट्स हुए थे लोगों पर। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं इस पोएम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन की तरफ। दोस्तों, ये पोएम एक एपिग्राफ से शुरू होती है। एपिग्राफ का क्या मतलब है? एपिग्राफ एक शॉर्ट कोटेशन होती है जो कि किसी बुक, किसी चैप्टर या फिर किसी राइटिंग के शुरू में आती है और ये एपिग्राफ, ये कोटेशन उस राइटिंग के थीम्स को शो करती है। द होलो मैन पोएम में जो एपिग्राफ है वो कुछ यूँ है: मिस्टर कर्ट ही डेड, अ पेनी फॉर द ओल्ड गाय। यहाँ पे जो मिस्टर कर्ट्स है ये जोसेफ कॉनरैड के एक नावल हार्ट ऑफ डार्कनेस में एक करैक्टर है। 1899 में ये नावल लिखा था जोसेफ कॉनरैड ने, हार्ट ऑफ डार्कनेस। हार्ट ऑफ डार्कनेस नावल में मिस्टर कर्ट्स कोई अच्छा इंसान नहीं था, बल्कि ऐसा इंसान था जिसमें कोई फीलिंग्स ही नहीं है। हार्ट ऑफ डार्कनेस नावल में मिस्टर कर्ट्स अफ्रीका से बेल्जियम, यूरोप तक हाथी के दांतों का कारोबार करता है और अफ्रीकन लोगों को गुलाम बना कर रखता है और उनसे काम करवाता है। तो मिस्टर कर्ट्स ये करैक्टर शो करता है हार्ट ऑफ डार्कनेस नावल में कि ये एक होलो मैन है, एक खोखला आदमी है। अ पेनी फॉर द ओल्ड गाय, ये कोटेशन एक तारीखी वाक्य को शो करती है। गाय फॉक्स नामी एक पर्सन था यूनाइटेड किंगडम में। उस वक़्त 1605 में किंग जेम्स 1 का दौरे हुकूमत था यूनाइटेड किंगडम में। तो गाय फॉक्स ने क्या किया, 1605 में यूनाइटेड किंगडम की पार्लियामेंट को उड़ाने की कोशिश की थी, लेकिन वो कोशिश नाकाम हो गई और हर साल 5 नवंबर को यूनाइटेड किंगडम के लोग गाय फॉक्स का पुतला जलाते हैं और पटाखे चलाते हैं और इस बात की खुशी मनाते हैं कि गाय फॉक्स पार्लियामेंट को उड़ा ना सका और अपने मंसूबे में फेल हो गया, अपनी साजिश में नाकाम हो गया। अब यहाँ पर गाय फॉक्स को भी होलो मैन कहा है टी.एस. इलियट ने। तो चलिए दोस्तों, अब पोएम के पहले सेक्शन को लाइन बाय लाइन समझने की कोशिश करते हैं। वी आर द होलो मैन। पोएम का स्पीकर कह रहा है कि हम खोखले आदमी हैं, ऐसे आदमी जिनमें अब कोई फीलिंग्स नहीं रही, जो कि अंदर से बिल्कुल खाली हो चुके हैं और इन होलो मैन को ये लग रहा है कि ये अपनी ज़िंदगी में हार चुके हैं। स्पीकर कह रहा है कि उसका ताल्लुक भी होलो मैन के ग्रुप से है और उस पूरे ग्रुप में जितने भी आदमी हैं वो खोखले आदमी हैं। दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया कि वर्ल्ड वार 1 के बाद यूरोप के जो लोग थे बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, उनमें बहुत ज़्यादा डिप्रेशन था और वो तन्हा फील करते थे। बहुत ऐसे लग रहा था जैसे कि ये जिंदा लाशें हैं। ये होलो मैन बाहर से ऐसे लगता है कि जिंदा है, लेकिन अंदर से ये मरे हुए हैं। वी आर द स्टफ्ड मैन लीनिंग टुगेदर, हेड पीस फिल्ड विद स्ट्रा। पोएम का स्पीकर कह रहा है होलो मैन ये कह रहे हैं कि वो भरे हुए हैं। ये क्या बात हुई? अभी तो होलो मैन कह रहे थे कि वो खाली लोग हैं, अब वो कह रहे हैं कि वो भरे हुए लोग हैं। सुन लें, वो किस चीज़ से भरे हुए लोग हैं? जिस तरह स्केयर क्रोज को घास से भर दिया जाता है, तिनकों से भर दिया जाता है और उनको खेतों में या फसलों में लगा दिया जाता है ताकि परिंदे जैसे कि कौवे या चीले वगैरह फसल को ख़राब ना करें। और एक स्केयर क्रो कुछ इस तरह से होता है
आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, ऐसे लग रहा है जैसे इंसानी बॉडी की शेप है ये, लेकिन असल में इसके अंदर क्या है, घास भरी हुई है और तिनके भरे हुए हैं। मतलब ये खोखला ही है एक तरह से, इसके अंदर कोई फीलिंग तो नहीं है। तो होलोमैन के अंदर भी तिनके ही भरे हुए हैं, भूसा भरा हुआ है होलोमैन के हेड्स के अंदर। हेड पीस फिल्ड विद स्ट्रा, यानी होलोमैन का जो सर है वो तिनकों से भरा हुआ है, भूसे से भरा हुआ है। स्ट्रा का मतलब यही है कि जो अनाज वाली फसल होती है उसका जो तना होता है जब वो सूख जाता है तो वो स्ट्रा बन जाता है। जैसे कि गंदम है, उसका जो स्टेम है जब वो सूख जाएगा तो वो स्ट्रा बन जाएगा। और लीनिंग टुगेदर का मतलब है कि जो होलोमैन है वो एक साथ झुके हुए हैं कि उनमें सोचने की ताकत भी नहीं बची और उनकी बॉडी में भी इतनी एनर्जी नहीं बची। अल्लास, यहाँ पर पोएम का स्पीकर अफसोस का इजहार कर रहा है। आवर ड्राइड वॉइसेस व्हेन वी विस्पर टुगेदर आर क्वाइट एंड मीनिंगलेस। जो होलोमैन है उनकी आवाज़ें बिल्कुल सूख चुकी हैं, खुश्क हो चुके हैं उनके गले। और जब होलोमैन बात करते हैं आपस में तो उनको कान में बात करनी पड़ती है, एक दूसरे के कान में, क्योंकि वो ऊंची बोल ही नहीं सकते। और जब एक दूसरे के कान में बात करते हैं तब भी उनकी आवाज़ बहुत ही खुश्क और धीमी होती है, बहुत ही आहिस्ता होती है और उनकी बात का कोई मतलब नहीं होता। As wind in dry grass or rat's feet over broken glass in our dry cellar। होलोमैन खोखले आदमियों की बातें ऐसे ही बेमानी है, ऐसी बातें जिनका कोई मतलब नहीं है। और ये बातें बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे कि एक खुश्क घास है और उसमें हवा चले, या फिर कोई ड्राई सेलर यानी कि एक खुश्क गोदाम जिसमें शीशे टूटे हुए हैं और उन पर रैट्स चूहों के पाँव हैं। यानी गोदामों में जहाँ पर सब्जियाँ वगैरह स्टोर की जाती हैं वहाँ पर चूहे दौड़ रहे हैं और वो गोदाम खुश्क हो गए हैं और हवा तो चल रही है लेकिन जो घास है वो खुश्क हो चुकी है। तो जिस तरह खुश्क घास और खुश्क गोदाम का कोई मकसद नहीं, कोई फ़ायदा नहीं, इसी तरह से जो होलोमैन है उनकी बातों का कोई भी मकसद नहीं है, कोई भी फ़ायदा नहीं है। और उनकी आवाज़ें ऐसे सूख चुकी हैं जैसे गोदाम सूख चुके हैं, जैसे घास सूख चुकी है। शेप विदाउट फॉर्म, होलोमैन की बॉडी की शेप ठीक नहीं है अब। शेड विदाउट कलर, होलोमैन के जो साए हैं उनमें कोई रंग नहीं है अब। पैरालाइज्ड फोर्स, जेस्चर विदाउट मोशन, और होलोमैन ऐसे हो चुके हैं जैसे उनकी बॉडी बिल्कुल पैरालाइज हो चुकी है और वो कोई जेस्चर, कोई इशारा देने के लिए हरकत भी नहीं कर सकते। यानी बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे डेड हो चुके हैं होलोमैन, अंदर से खाली हो चुके हैं कि अब उनकी बॉडी भी, उनके बॉडी पार्ट्स भी हरकत नहीं कर सकते। दोज हु हैव क्रॉस्ड विद डायरेक्ट आइज टू डेथ्स अदर किंगडम, और वो होलोमैन जो मर चुके हैं, डेथ किंगडम में पहुंच चुके हैं, हर टाइम उनकी जो आंखें हैं वो एक जगह पर रुकी रहती हैं, वो सीधा देख रहे हैं। यानी मर चुके हैं जो होलोमैन, वो यही मैसेज देना चाह रहे हैं, रिमेंबर अस इफ एट ऑल नॉट एज लॉस्ट वायलेंट सोल्स। जो होलोमैन मर चुके हैं वो ये मैसेज देना चाह रहे हैं जिंदा होलोमैन को, जिंदा लोगों को, कि जिंदा लोग मरे हुए होलोमैन को खोई हुई ताकतवर या फिर वायलेंट सोल्स की तरह याद ना रखें, बट ओनली एज द होलोमैन द स्टफ्ड मैन। बल्कि डेथ किंगडम में जो होलोमैन पहुंच चुके हैं, जो होलोमैन मर चुके हैं, वो चाहते हैं कि जिंदा लोग उनको सिर्फ खोखले आदमियों की तरह और भूसे से भरे हुए आदमियों की तरह ही याद रखें बस। आइज आई डेयर नॉट मीट इन ड्रीम्स इन डेथ्स ड्रीम किंगडम। दोस्तों यहाँ पर डेथ्स ड्रीम किंगडम का मतलब हेवन भी हो सकता है इस पोएम के स्पीकर के मुताबिक। पोएम का स्पीकर कह रहा है कि डेथ्स ड्रीम किंगडम में जो सोल्स हैं उनकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं है होलोमैन में। यहाँ तक कि अगर ख्वाब में भी डेथ्स ड्रीम किंगडम की किसी सोल की आंखें देखनी पड़ जाएं इन होलोमैन को, तो ये नहीं देखेंगे क्योंकि होलोमैन में हिम्मत ही नहीं है कि वो उन आंखों को देख सके। दीज डू नॉट अपीयर देयर द आइज आर, और जहाँ पर ये आंखें होती हैं वहाँ पर होलोमैन मौजूद ही नहीं होते, वहाँ पर ये जाते ही नहीं है। असल में स्पीकर ये कहना चाह रहा है कि जो होलोमैन है वो इतने ज़्यादा टूटे हुए हैं अंदर से, वो इतने ज़्यादा परेशान है, इतने ज़्यादा डरे हुए हैं कि उनमें हिम्मत ही नहीं है कि वो किसी और की नज़रों में नज़रें मिला सकें, दूसरे इंसानों की नज़रों में नज़रें भी नहीं मिला सकते जो होलोमैन है। सनलाइट ऑन अ ब्रोकन कॉलम, यहाँ पर ब्रोकन कॉलम होलोमैन को ही कहा गया है कि जो खोखले आदमी हैं इन पर सूरज की रोशनी पड़ रही है। देयर इज अ ट्री स्विंगिंग एंड वॉइसेस आर इन द विंड्स सिंगिंग, हवा चल रही है जिसकी वजह से एक दरख्त हिल रहा है और वहाँ पर इस हवा में गाने की आवाज़ें मौजूद हैं। और इस पोएम का स्पीकर ये सारा मंजर डेथ्स ड्रीम किंगडम के बारे में बता रहा है। मोर डिस्टेंट एंड मोर सोलम देन अ फेडिंग स्टार, आप लोगों ने देखा होगा कि अगर कोई सितारा टूट जाता है तो एक लाइन सी बनती है आसमान पर और वो सितारा दूर कहीं जाकर गिर जाता है टूट के। तो ये गाने की आवाज़ें हैं, ये होलोमैन के गाने की ही आवाज़ें हैं। होलोमैन कोई गाना गा रहे हैं और हवा में गाने की आवाज़ मौजूद है और ये गाना एक टूटे हुए सितारे से भी ज़्यादा दूर तक फैल रहा है हवा के ज़रिए। और ये गाना काफ़ी सख्त है, काफ़ी सोलम है। एक फेडिंग स्टार एक टूटते हुए सितारे से भी ज़्यादा सख्त है।
फेडिंग स्टार का मतलब दुनिया भी हो सकता है कि दुनिया में वर्ल्ड वार 1 में बहुत ज़्यादा तबाही मची थी। सो दुनिया ऐसे ही टूट रही है जैसे कोई सितारा टूट रहा है। और यहाँ पर इतने ज़्यादा होलोमैन हो गए हैं यूरोप में, इतने ज़्यादा टूट चुके हैं लोग कि होलोमैन का दुख, उनकी तकलीफ़, उनकी परेशानी और उनका जो डर है वो दुनिया के लोग समझ नहीं सकते। वर्ल्ड वार 1 के बाद यूरोप के लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया। चलो दुनिया के लोग उनकी आवाज़ नहीं सुन रहे होलोमैन की, लेकिन डेथ्स ड्रीम किंगडम में होलोमैन की आवाज़ दूर दूर तक जा रही है, बहुत दूर तक जा रही है। लेट मी बी नो नियरर इन डेथ्स ड्रीम किंगडम। पोएम का स्पीकर कह रहा है, होलोमैन कह रहा है कि वो अब मज़ीद डेथ्स ड्रीम किंगडम के पास नहीं जाना चाहता, क्योंकि डेथ्स ड्रीम किंगडम में कुछ लोगों की सोल्स की आंखें हैं और होलोमैन को लगता है कि अगर इन लोगों ने उन सोल्स की आंखों में देखा तो उन सोल्स को ये चीज़ पता लग जाएगी कि होलोमैन किस हद तक हारे हुए लोग हैं, किस हद तक टूटे हुए लोग हैं। लेट मी ऑल्सो वियर सच डेलिब्रेट डिस्गाइजेस। होलोमैन ये कहना चाह रहा है कि वो अपने आप को छुपाना चाहता है। रैट्स कोट, क्रॉस स्किन, क्रॉस्ड स्टेव्स, किसी रैट की खाल के अंदर या फिर किसी कौवे की खाल के अंदर। और यहाँ पर क्रॉस स्टेव्स का मतलब है कि अगर दो लकड़ियों को एक साथ बांधा जाए क्रॉस की तरह और इसके ऊपर एक स्केयर क्रो लटका दिया जाए, तो होलोमैन बस खुद को छुपाना चाहता है कि उसका जो खोखलापन है वो दूसरे लोगों को पता ना चले। अब क्रॉस्ड स्टेव्स पर स्केयर क्रो लटका दिया गया है, यानी होलोमैन ने खुद को छुपा लिया है। इन अ फील्ड बिहेविंग एज द विंड बिहेव्स। और जैसे ही हवा चलती है वो स्केयर क्रो हिलने लग जाता है। जो हवा की डायरेक्शन होगी वही स्केयर क्रो की डायरेक्शन होगी। और ये स्केयर क्रो एक फील्ड में, एक खेत में मौजूद है। पोएम का स्पीकर होलोमैन खुद होलोमैन के बारे में बता रहा है कि ये खोखले लोग कुछ इस तरह के लोग हैं कि इन पर अगर जुल्म करो तो ये जुल्म भी बर्दाश्त करेंगे, अगर दूसरे लोग इनको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करेंगे, इन पर जुल्म करेंगे, तो ये खोखले लोग उन दूसरे लोगों का, जालिम लोगों का जुल्म भी बर्दाश्त करेंगे और उन जालिम लोगों के मुताबिक चलेंगे। क्योंकि होलोमैन डरे हुए लोग हैं, वो लड़ने से डरते हैं। नो नियरर नॉट डैट फाइनल मीटिंग इन द ट्वाइलाइट किंगडम। ट्वाइलाइट किंगडम का मतलब ऐसी जगह जहाँ पर ये होलोमैन खोखले आदमी रह रहे हैं और इन छुपे हुए खोखले लोगों के साथ चलती हुई वहाँ की आखिरी मीटिंग नहीं है। यानी जो स्केयर क्रोज लगे हुए हैं उनको हवा हिलाती रहेगी अभी और। यानी जो होलोमैन है वो हिम्मत नहीं करेंगे, बस खोखले ही रहेंगे और आराम से बैठे रहेंगे और दूसरों का जुल्म सहते रहेंगे। ये कहना चाह रहा है इस पोएम का स्पीकर। एक होलोमैन अपनी कहानी खुद बता रहा है। दिस इज़ द डेड लैंड, दिस इज़ द कैक्टस लैंड। होलोमैन जिस जगह पर रह रहे हैं, जिस ज़मीन पर रह रहे हैं, वो डेड लैंड है और कैक्टस लैंड है। कैक्टस आप लोगों को पता होगा एक पौधा होता है जो कि सहरा में उगता है, डेजर्ट में उगता है। तो होलोमैन ऐसी ज़मीन पर रह रहे हैं जो बिल्कुल बंजर है, एक सहरा की तरह है। और ये ज़मीन ऐसी लग रही है जहाँ पर मरे हुए लोग रहते हैं। तो सब स्पीकर के कहने का मतलब ये नहीं है कि जो होलोमैन है वो सहरा में रह रहे हैं। असल में वो कहना चाह रहा है कि ये होलोमैन अंदर से मरे हुए हैं और जो इंसान अंदर से मरा हुआ है, अंदर से वो दुखी है, अंदर से वो परेशान है। बाहर लोग जो मर्जी करते फिरें, बाहर जो कुछ मर्जी होता रहे, लोग हंसते रहें, लोग उसे खुश करते रहें, लेकिन वो कैसे खुश होगा क्योंकि वो अंदर से टूटा हुआ है जो होलोमैन है। तो इसकी वजह से उसे ऐसे लग रहा है कि जैसे वो एक सहरा में रह रहा है, एक ऐसी जगह रह रहा है जहाँ पर मरे हुए लोग रहते हैं। यानी होलोमैन का ग्रुप रह रहा है एक डेड लैंड पर। एक शेर सुनाता हूँ आप लोगों को, जॉन एलिया का। शेर कुछ यूं है, फराक क्या है अगर यादें यार दिल में रहे, खजां से कुछ नहीं होता बहार दिल में रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेयर द स्टोन इमेजेस आर रेज्ड। होलोमैन क्या करते हैं, वो पत्थर के बुत बनाते हैं। हेयर दे रिसीव द सप्लीकेशन ऑफ अ डेड मैन्स हैंड। और होलोमैन क्या करते हैं, फिर इन पत्थर के बुतों के आगे दुआएं मांगते हैं। ये सिलेट यहाँ पर ये बताना चाह रहा है कि वर्ल्ड वार 1 के बाद जो यूरोप के लोग थे वो मजहब से भी दूर हो गए थे। अंडर द ट्विंकल ऑफ अ फेडिंग स्टार, एक चमकदार टूटते हुए सितारे के नीचे ये पत्थर के बुत हैं और होलोमैन पत्थर के बुतों के आगे दुआएं मांग रहे हैं। इज इट लाइक दिस इन दैट्स अदर किंगडम। दैट्स अदर किंगडम का मतलब हेल की बात कर रहा है इस पोएम का स्पीकर। स्पीकर कह रहा है, होलोमैन कह रहा है कि दुनिया में तो होलोमैन के जो हालात हैं वो बहुत ख़राब हैं, तो क्या हेल में भी ऐसा ही है। वॉकिंग अलोन एट द आर व्हेन वी आर ट्रैवलिंग विद टेंडरनेस। क्या दैट्स अदर किंगडम के लोग होलोमैन की तरह अकेले चलते हैं। क्या दैट्स अदर किंगडम के लोगों को भी तकलीफ़ होती है जैसे कि होलोमैन को तकलीफ़ होती है और इस तकलीफ़ में वो कांपते हैं। यानी होलोमैन ये बताना चाह रहे हैं कि वो तकलीफ़ से कांप रहे हैं, उन पर ऐसा वक्त आ गया है। लिप्स डेट वुड किस फार्म प्रेयर्स टू ब्रोकन स्टोन। होलोमैन कह रहे हैं कि वो अपने फैमिली मेम्बर्स और जिन लोगों से वो प्यार करते थे उनको वो चूमते थे,
लेकिन अब होलोमैन खोखले आदमियों पर यह वक्त आ गया है कि वो टूटे हुए पत्थरों के आगे दुआएं मांग रहे हैं। टी.एस. इलियट बता रहा है कि लोग रिलीजन से दूर हो गए थे वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, और यहाँ पर साफ मतलब नज़र आ रहा है कि होलोमैन पत्थरों से दुआएं मांग रहे हैं। और लेकिन होलोमैन को चाहिए कि वो एक सच्चे खुदा से दुआ मांगे। द आइज आर नॉट हेयर, देयर आर नो आइज हेयर। होलोमैन जो है उनकी आंखें तो हैं लेकिन उनको उन आंखों से कुछ दिखाई नहीं दे रहा। होलोमैन को ये पता नहीं चल रहा कि वो किस कंडीशन में है और किस कदर वो अपना नुकसान कर रहे हैं, और वो किस हद तक खाली हो चुके हैं और वो हार चुके हैं, अंदर से टूट चुके हैं होलोमैन। उनको ये चीज़ें नज़र नहीं आ रही, और होलोमैन के आसपास क्या हो रहा है ये भी उनको कोई पता नहीं चल रहा। होलोमैन के अंदर फीलिंग्स नहीं रही, तो ऐसे लग रहा है कि होलोमैन के पास आंखें ही नहीं है, और अगर आंखें हैं भी तो वो उन आंखों से देख नहीं रहे। इन दिस वैली ऑफ डाइंग स्टार्स, इन दिस होलो वैली, खोखले और मरते हुए लोगों की इस वादी में खोखले लोगों के पास आंखें नहीं है। दिस ब्रोकन जा ऑफ आवर लॉस्ट किंगडम, इस लाइन का मतलब ये है कि खोखले लोगों का होलोमैन का जो लॉस्ट किंगडम है, ये किंगडम अब बहुत कमज़ोर हो चुका है। इस किंगडम की, इस जगह की ताकत और स्ट्रेंथ ख़त्म हो चुकी है। इन दिस लास्ट ऑफ मीटिंग प्लेसेस वी ग्रो अप टू गैदर एंड अवॉइड स्पीच, गैदर्ड ऑन दिस बीच ऑफ द, एक ओवरफ्लो करते हुए रिवर के बीच पर होलोमैन इकट्ठे हुए हैं। ये रिवर आखिरी जगह है जहाँ पर होलोमैन मीटिंग के लिए इकट्ठे हुए हैं। होलोमैन ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे वो ब्लाइंड हों, उनको कुछ दिखाई ना देता हो, और ऐसे लग रहा है कि वो अंधों की तरह कोई चीज़ ढूंढ रहे हैं एक साथ, और वो चलते जा रहे हैं लेकिन कोई बात नहीं कर रहे, वो बोल नहीं रहे। साइटलेस अनलेस द आइज रीअपियर एज द परपेचुअल स्टार, होलोमैन को कुछ दिखाई नहीं दे रहा, और उनको तभी दिखाई देगा जब उनको उनकी आंखें मिलेंगी वापस, और वो ऐसी आंखें हों जैसे कोई ना ख़त्म होने वाला, कभी ना टूटने वाला सितारा। ऐसे सितारे की तरह की आंखें जिस तारे की रोशनी कभी ख़त्म ही नहीं होती। ऐसी आंखें होलोमैन को मिलेंगी तो ही उनको दिखाई देगा, तो ही होलोमैन को पता चलेगा कि उनके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। मल्टीफोलिएट रोज ऑफ डेथ्स ट्वाइलाइट किंगडम, मल्टीफोलिएट रोज का मतलब ऐसा रोज, ऐसा गुलाब जिसकी बहुत सारी पत्तियां हों, और डेथ्स ट्वाइलाइट किंगडम जहाँ पर होलोमैन रह रहे हैं वहाँ पर कुछ ऐसा रोज उगे जिसकी बहुत सारी पत्तियां हों। द होप ओनली ऑफ एम्प्टी मैन, खोखले आदमियों की यही उम्मीद है। मल्टीफोलिएट रोज और परपेचुअल स्टार का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो खोखले आदमी है, जो होलोमैन है, उनके मुताबिक वो खुद चेंज नहीं हो सकते, वो चीज़ों को समझ नहीं सकते। हाँ, लेकिन कोई दूसरे लोग आकर उनको समझाएं तब उनको हो सकता है समझ आ जाए। खोखले आदमी चाहते हैं कि वो खुद कुछ भी नहीं करेंगे, बस उनको ये उम्मीद है कि कोई ना कोई दूसरे इंसान आएंगे और इनकी, खोखले आदमियों की, होलोमैन की हेल्प करेंगे। हेयर वी गो राउंड द प्रिकली पियर, प्रिकली पियर, प्रिकली पियर, हेयर वी गो राउंड द प्रिकली पियर एट 5 o'clock in the morning। एक इंग्लिश नर्सरी राइम है, हेयर वी गो राउंड द मेलबरी बुश। इसमें कुछ यूं होता है कि कुछ छोटे बच्चे एक प्लांट के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं, एक प्लांट के इर्द गिर्द घूमते हैं। तो हेयर वी गो राउंड द प्रिकली पियर, ये स्ट्रक्चर हेयर वी गो राउंड द मेलबरी बुश उसके जैसे ही लग रही है। प्रिकली पियर का मतलब है कैक्टस प्लांट, और होलोमैन कह रहे हैं कि वो प्रिकली पियर इस कैक्टस प्लांट के पास जाएंगे और इसके इर्द गिर्द घूमेंगे। और टाइम भी बताया गया कि सुबह के 5 बजे। हमने अभी पढ़ा था कि जो होलोमैन है वो एक दरिया के किनारे गए हैं, वहाँ इकट्ठे हुए हैं और अंधों की तरह बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि उनको उम्मीद है कि कोई दूसरे इंसान आएंगे और उनकी हेल्प करेंगे। और अब वो क्या कर रहे हैं होलोमैन, वो एक कैक्टस के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। बिटवीन द आइडिया एंड द रियलिटी, एक ख्याल और हकीकत के दरमियान। बिटवीन द मोशन एंड द एक्ट, हरकत करने और कोई एक्शन या कोई काम करने के दरमियान फॉल्स द शैडो, एक साया मौजूद है। यहाँ पे टी.एस. इलियट ये बताना चाह रहा है कि जो खोखले आदमी है, जो होलोमैन है, वो सोचते तो हैं कि वो कुछ ना कुछ करेंगे, आइडिया उनके जहन में आता है, लेकिन रियलिटी में वो कुछ नहीं करते। वो मूव तो करते हैं, वो हरकत भी करते हैं, लेकिन उनसे कुछ होता नहीं है, वो एक्शन नहीं ले पाते। उनकी हरकत इतनी स्लो होती है या फिर इतनी कम होती है कि वो एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते कि खुद को चेंज कर सकें। क्यों? क्योंकि उनके दरमियान कोई ऐसी रुकावट है, कोई शैडो है जिसकी वजह से वो एक्शन नहीं ले सकते। फॉर दाइन इज द किंगडम, इस लाइन का मतलब ये है कि अगर होलोमैन एक सच्चे खुदा की इबादत करें तो वो हेवन में जाएंगे। बिटवीन द कंसेप्शन एंड द क्रिएशन, बिटवीन द इमोशन एंड द रिस्पॉन्स फॉल्स द शैडो। यहाँ पर फिर वही बात आ गई, कंसेप्शन मतलब कोई चीज़ सोचना अपने जहन में, और क्रिएशन का मतलब ये है कि एक इंसान है जो कुछ अपने जहन में सोचा है, जो कंसेप्ट उसने अपने जहन में सोचा है उसके मुताबिक वो एक्शन ले। और इमोशन का मतलब जज्बात है, जिस तरह के जज्बात हों उस तरह का ही फिर इंसान रिस्पॉन्स देता है। जैसे कि अगर रोने वाले जज्बात हैं एक इंसान के अंदर, तो उसके मुंह से ही पता लग जाएगा ये इंसान उदास बैठा है। और अगर एक इंसान अंदर से खुश है, उसके अंदर खुशी के जज्बात हैं, तो उसकी आंखों से वो खुशी नज़र आएगी, वो खुशी उसके चेहरे पर नज़र आएगी। लेकिन सोचने
और एक्शन लेने के दरमियान फिर से क्या है, एक शेडो है। लाइफ इज़ वेरी लॉन्ग। होलो मैन अपनी ज़िंदगी से इस हद तक उकता चुके हैं, तंग आ चुके हैं कि अब उनको उनकी ज़िंदगी बहुत लंबी लगने लगी है। लेकिन ज़िंदगी इतनी ज़्यादा लंबी भी नहीं होती, लेकिन होलो मैन के लिए उनकी ज़िंदगी लॉन्ग है। उनको उनकी ज़िंदगी लंबी लग रही है क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी से तंग आ चुके हैं, उकता चुके हैं। बिटवीन द डिज़ायर एंड द, इसका मतलब ये है कि काम करने की, हरकत करने की, एक्शन लेने की ख्वाहिश मौजूद है होलो मैन में, लेकिन जब वो एक्शन लेने का सोचते हैं तो उनके मसल्स वर्क नहीं करते, उनके मसल्स में वो कंट्रैक्शन नहीं आती। होलो मैन में वो ताकत नहीं बची कि वो एक्शन ले सकें। वो ख्वाहिश तो रखते हैं एक्शन लेने की, लेकिन एक्शन ले नहीं पाते। बिटवीन द पोटेंसी एंड द एग्जिस्टेंस। पोटेंसी का मतलब है स्ट्रेंथ, पोटेंशियल या फिर पावर, ताकत और वजूद के दरमियान। इसका क्या मतलब है? पोएट कहना चाह रहा है कि होलो मैन के अंदर कोई ना कोई स्ट्रेंथ भी मौजूद है, लेकिन वो उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे। बिटवीन द एसेंस एंड द डिसेंट। एसेंस का मतलब यहाँ पर रूह हो सकता है, और डिसेंट का मतलब एक इंसान की नस्ल या फिर एक इंसान का खून। सो रूह और खून के दरमियान भी एक शेडो है, एक साया है, एक रुकावट है। एसेंस का मतलब लाइफ भी होता है, और डिसेंट का मतलब डाउनफॉल भी होता है। डिसेंट का मतलब ये होता है किसी चीज़ का नीचे आना। तो ज़िंदगी और ज़िंदगी में आने वाले डाउनफॉल के दरमियान भी एक साया है। फॉर दाइन इज़ द किंगडम, फॉर दाइन इज़ लाइफ इज़, फॉर दाइन इज़ द। ये वही लाइंस हैं जो पीछे रिपीट हो चुकी हैं इसी पोएम में। दिस इज़ द वे द वर्ल्ड एंड्स, दिस इज़ द वे द वर्ल्ड एंड्स, दिस इज़ द वे द वर्ल्ड एंड्स, नॉट विद द बैंग बट अ विम्पर। टी.एस. इलियट कह रहे हैं ये दुनिया एक धमाके से तबाह नहीं होगी, बल्कि एक हल्की और धीमी सी रोने और चिल्लाने की आवाज़ के साथ तबाह होगी। जो होलो मैन है वो ऊंचा तो बोल ही नहीं सकते, तो ऊंचा रोएंगे कैसे, ऊंचा चिल्लाएंगे कैसे? तो ये दुनिया हल्की सी और धीमी सी रोने की आवाज़ के साथ तबाह होगी। टी.एस. इलियट ये कह रहा है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये पोएम समझ में आई होगी। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लेना कमेंट करके। आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं।